नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी में आप और हम सफलता ढूंढते भी रहते हैं और उसके लिए अटूट परिश्रम का रास्ता भी अपनाते हैं। खूब मेहनत करते हैं, दीन दुनिया से अपने को काट लेते हैं, एक कमरे को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। टेलीविज़न को ना, मोबाइल को ना, बहुत अच्छा खाना पीना ना, दोस्तों को भी माफ़ी मांगते हुए ना। लेकिन कई बार इतने सारे ना करने के बाद भी सफलता हमसे हाँ नहीं कहती है। और यही वो क्षण होता है जहां अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए आगे बढ़ने का हौसला जो रखते हैं वही कहलाते हैं चैंपियंस। और अखिल भारतीय सेवा की आप बात करें तो ये एक ऐसी ही परीक्षा है जहां करीब करीब 12 लाख के आसपास विद्यार्थी हर साल अपेयर होते हैं। स्क्रूटनी के बाद कुछ हजार चुने जाते हैं और उनमें से कुछ भाग्यशाली जो रहते हैं सैकड़ों की संख्या में, वो पहुंचते हैं मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तक। और इंटरव्यू में भी वो चुनिंदा होते हैं जो उन 4, 5 या 600 चयनित उम्मीदवारों में शामिल होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि ये हैं होने वाले ट्रेनिंग के बाद न्यूली रिक्रूटेड IAS, IPS या IFS। आज उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, उन विद्यार्थियों के लिए भी, एस्पिरेंट्स के लिए भी जो अखिल भारतीय सेवा में भाग्य आजमा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हमारे साथ जो 3 चयनित व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जिसमें रायपुर से हैं श्रद्धा शुक्ला जो 45वीं रैंक हासिल करी है जिन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज में, भोपाल से रिजू श्रीवास्तव 124वीं रैंक के साथ, और ग्वालियर से आयुष भदौरिया 253वीं रैंक के साथ। तो इन तीनों चैंपियंस को पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से मेरा यानी शरद द्विवेदी का नमस्कार, ढेरों शुभकामनाएं और बड़ा आनंद और बहुत ही उत्साह के साथ अब तक के ये चंद दिन इन्होंने बिताए हैं। बहुत एक बार फिर आप तीनों को मैं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। सबसे पहले श्रद्धा, मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर रिजू और आयुष मैं आपकी तरफ भी रुख करूंगा। और कहीं आप में से किसी को लगे अगर बीच में किसी को कुछ कहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मोनोलॉग है, मैं ही कहूँगा या आप में से जब सवाल पूछा जाए किसी को अगर कुछ हेड ऑन करना है तो वो हाथ उठाकर इस तरह से फिंगर रेज करके बता सकता है और अपनी बात रखे तो बहुत अच्छा है। श्रद्धा, मुझे बताइए कि आप रायपुर से बाहर भी नहीं गई कोचिंग के लिए। एक बड़ा हमारे साथ एक और ऐसे चयनित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भी कोचिंग का रास्ता नहीं चुना। आप कोचिंग आपने शायद ली नहीं ली मुझे नहीं मालूम रायपुर में, लेकिन आप रायपुर से बाहर नहीं गई जो एक बड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट है। तो ये कुछ कमिटमेंट था आपका कि रायपुर में रहकर ही इसको निकालना है? इसके बारे में ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। जी श्रद्धा। जी सर, आपने सही कहा। ये एक तरीके का कमिटमेंट ही था मेरा खुद से कि अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैं रायपुर में रह के ही करूँगी। और इसके लिए मुझे कई लोगों ने काफ़ी सवाल भी उठाए कि एक्सेप्शन बनने की कोशिश मत करो, दिल्ली चली जाओ, वहाँ अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल है। पर मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे से अब अवेलेबल हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर मैं रायपुर से तैयारी करूँ। तो मेरा खुद का कमिटमेंट था जो अभी पूरा हुआ है। एक राजनीतिक परिवार से हैं, आपके जो पिताजी हैं वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के लिए, सुशील आनंद शुक्ल जी। काफ़ी भीड़ भाड़ भी घर में आती होगी, या पापा ने कह दिया था कि नहीं बिटिया रानी पढ़ रही हैं, भैया ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ मत आइए? क्या किस तरह की फैसिलिटी दी उन्होंने, सुशील जी ने? जी 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 सर, घर में काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे आइसोलेटेड रखा था। ऑप्शन दिया था कि आपको अगर इन्वॉल्व होना है सोशल चीज़ों में तो आप होइए, नहीं तो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इतनी लिबर्टी मुझे दी गई थी सर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमको एक ये चीज़ मिल गई कि अगर आपका घर छोटा है, बड़ा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि एक प्राइवेसी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, चाहे वो 6 बाई 6 का कमरा भी
क्यों ना हो सर, लेकिन प्राइवेसी दीजिए। अगर आप फैमिली में हैं और नहीं भी हैं तब भी एक प्राइवेसी आप लीजिए। चलिए, मैं ग्वालियर से आयुष से बात करूंगा। आयुष, आपने कोचिंग नहीं ली सर, क्या इसके पीछे भी कोई प्रतिज्ञा टाइप एलिमेंट रहा सर? जैसा हमने सुना कि श्रद्धा ने कहा कि वो रायपुर में रहकर ही इसे क्रैक करना चाहती थी, तो आयुष का क्या इरादा था? उन्होंने कोचिंग नहीं ली? जी आयुष। जी चलिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ तकनीकी बिंदु हैं, उसके चलते भोपाल में आ जाता हूं, फिर ग्वालियर की तरफ रुख करूंगा, शायद वहां मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। रिजू, आप मुझे बताइए कि आपकी 124वीं रैंक है, आपका पढ़ाई का तरीका क्या रहा, और हमारे वो यंग एस्पिरेंट्स जो इस परीक्षा में अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं, साकार देखना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? जी रिजू। जी जी सर, पढ़ाई का तरीका तो पढ़ाई में देयर इज़ नो शॉर्टकट, मेहनत तो करनी ही थी। तो वो हमें देखना था एक स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रेंथ हैं और वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करके मैंने पढ़ाई करी। और जो मैसेज मैं देना चाहूँगी यंग एस्पिरेंट्स को कि एक बैलेंस बना के चलें। फैमिली और फ्रेंड्स से कट ऑफ होने की पूरी आवश्यकता नहीं है, आप उन सब से एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। और दूसरा, हिम्मत रखें और भरोसा रखें खुद पे कि अगर आपने सोचा है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप कर सकते हैं। बड़ी आत्मविश्वास भरी बात आपने की है रिजू, और आपकी आंखें और आपका चेहरा बता रहा है कि आत्मविश्वास को आपने साधा है। क्या इसके लिए कुछ मेडिटेशन किया आपने, विवेकानंद जी या ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों को पढ़ा आपने, कुछ बायोग्राफीज, कुछ आत्मकथाओं का गहन अध्ययन, मनन, चिंतन, पारायण किया आपने? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगी तो और ज़्यादा लोगों को कुछ टिप्स मिल पाएंगी। जी रिजू। जी सर, पढ़ना तो मुझे बचपन से ही पसंद था, पर ये आत्मविश्वास के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्हीं ने मुझ पे ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखा कि आप कर सकते हो। कभी कभी खुद पे भी शक होता था कि होगा कि नहीं होगा, पर जब दूसरे बाहर से हिम्मत देते हैं आपके चाहने वाले, तब आपको लगता है कि नहीं, खुद के लिए नहीं, उनके लिए भी करके दिखाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात हमारे साथ ये भी शेयर की कि ना पेरेंट्स से कट ऑफ होने की ज़रूरत है, ना दोस्तों के साथ कट ऑफ होने की ज़रूरत है। तो मुझे ये ज़रा समझाइए कि आपने इसको कैसे मैनेज किया, क्योंकि आज के दौर में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए हम कैसे इसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसका भी कोई टिप्स आपके पास हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जी सर, ये मैं टाइम टेबल टाइप का बना लेती थी कि इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है, और वो लगभग 5 से 8 घंटे हो सकता है। बाकी टाइम में जितना है इमोशनल दिमाग का कंट्रोल भी चाहिए, मेंटल बैलेंस भी चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से रोज़ बात करती थी, क्योंकि मैं घर में ही रह के मैंने पढ़ाई करी है। और फ्रेंड्स से भी, जो कॉलेज के और स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनको कॉल करती थी वीकली या फिर 15 दिन में, जैसा भी हो पाता था। तो एक बैलेंस, टाइम टेबल और कंसंट्रेशन और कंट्रोल रखा तो जी पॉसिबल हो बिल्कुल पाया। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा, हम एक कार्यक्रम हमारा बड़ा देखा जाता है, अफसरनामा, और इस कार्यक्रम में हमने अधिकतर जो चयनित ऑफिसर्स हैं, जिसमें यंग एज और मिडिल एज और उसके बाद 50 प्लस के भी जो ऑफिसर्स हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा सबसे पहली बात ये है कि इंटरव्यू पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आपको मेंस बहुत अच्छे से कार्व आउट करना चाहिए, उसकी तैयारी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से अपने चयन की सफलता के लिए इंटरव्यू पर निर्भर ना रहें। क्या आपने भी इसी को फॉलो किया या आपकी स्ट्रैटेजी कुछ मुख्तलिफ थी, भिन्न थी, डिफरेंट थी? जी श्रद्धा। जी जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेंस का एक तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, और दूसरा इंटरव्यू क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसमें आपसे किसी भी आधे घंटे में आपकी पर्सनालिटी जज करने की कोशिश की जाती है, जो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस दिन उतने अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। तो क्योंकि इतना अनसर्टेन है, इसलिए मेंस को स्ट्रॉन्ग रखना ही सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके पिछले अटैम्प्ट में मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नाम नहीं आया था, सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था,
लेकिन मुझे रिज़र्व लिस्ट से एक सर्विस मिली थी। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी ही लो मार्क्स थे, फिर भी मुझे सर्विस अलॉट हुई क्योंकि मेरे मेंस में बहुत ही हाई मार्क्स थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो अपने मेंस को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। तो भैया ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यंग एस्पिरेंट्स आप ध्यान रखिए कि मेंस में जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, कृपया 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 उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। आयुष जी बैठे हुए हैं। आयुष जी अभी गहन गंभीर मुद्रा में मुझे नज़र आ रहे हैं। सर थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए, अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप और किसी परीक्षा में अपेयर होने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने कोचिंग नहीं ली सर, इसके पीछे कोई भीष्म प्रतिज्ञा जैसा कोई संकल्प था कि नहीं, कोचिंग के बिना ही इस अद्भुत परीक्षा में मुझे सफल होकर दिखाना है? क्या था सर वो अटेम्प्ट? इस पे रोशनी डालिए जरा। जी आयुष जी। सर जी। जी, भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा तो मैं नहीं कहूँगा, पर तैयारी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ब्लाइंड रेस फॉलो नहीं की जैसे सब लोग दिल्ली जाके कोचिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने इंटरनेट पे उस एग्ज़ाम का सिलेबस समझा, उसके स्टडी मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में जाना, और टॉपर्स की स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि कई टॉपर्स पहले भी सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, और मुझे एक बार फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू मैंने उनके पेज पलटे और उनके सिलेबस के बारे में और डिटेल में स्टडी किया। तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से भी क्रैक किया जा सकता है। और जैसे जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए तो मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा। तो इसके बाद फिर मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई और मुझे अपनी पढ़ाई पे भरोसा बढ़ता चला गया। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। कमाल है सर, कमाल है। बहुत आपको बधाई। आप उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं जिनके दिमाग में मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बात बहुत अधिक बैठ जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप कोचिंग लें भी, लेकिन कोचिंग सिर्फ एक मार्गदर्शन है। आपके भीतर ही वो शक्ति है, आपके भीतर ही गीता के कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी हैं। अर्जुन कंफ्यूज होते हैं तो आप ही के भीतर बैठा कृष्ण जो है वो आपको गाइड करता है। ये गाइडेंस बाहर से नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो मैं थोड़ा दर्शन शास्त्र की तरफ मुड़ गया। आयुष, मुझे ये भी बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? जैसा मैं जिक्र कर रहा था आप तीनों युवाओं से जिन्होंने अपने अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मान भी बढ़ाया है, उन्होंने हमेशा कहा कि इंटरव्यू में कभी भी आप अति आत्मविश्वास का प्रदर्शन ना करें। कोई नई किताब पढ़ी है, जैसे एक हमें आईएएस अफसर ने बताया कि आईपीएस अफसर ने बताया कि वो बेनज़ीर भुट्टो की आत्मकथा या ऐसी कोई पुस्तक पढ़कर गए थे। तो उनसे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि कोई नई किताब आपने क्या पढ़ी है? तो उन्होंने कहा मैंने बेनज़ीर भुट्टो की आत्मकथा पढ़ी है। तो उन्होंने भारत पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप पर कई कठिन सवाल किए। तो उन्होंने विनम्रता से कहा सर मैंने वो आत्मकथा भर पढ़ी है, मैं इस पर बहुत व्यापक रोशनी नहीं डाल सकता हूँ। तो बड़े अच्छे से उसका समापन हो गया। आपका क्या अनुभव रहा इंटरव्यू का? थोड़ा ये शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग इंटरव्यू से झिझकते हैं और सोचते हैं क्या पूछा जाएगा वहाँ। जी आयुष जी बताइए सर। जी जी, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस पैनल में इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि वो झूठ आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की कोशिश करनी चाहिए और वीकनेस को हाइड करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको वहाँ पे मार्क्स आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने बायोडेटा को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आपका होम टाउन क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बिल्कुल थॉरोली जानते हैं। ये तो इन सब बातों पे अगर आप फोकस करेंगे तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कंट्रोवर्शियल आंसर देने से बचना चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सर आपने बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं। पहली चीज़ जो मुझे ध्यान आती है कि बायोडाटा आपका बहुत तरीके से डिज़ाइंड होना चाहिए, कोई फेक चीज़ नहीं। क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, ये मैंने एक छोटी सी किताब भी लिख डाली है। अगर लिखी भी हो, अनावश्यक आपको लग रहा हो, आपकी जानकारी नहीं है, तो विवरण मत डालिए। और कोई भी कंट्रोवर्शियल
जवाब या विषय को वहाँ उठाइए मत कि भारत पाकिस्तान पर आपने गंभीर टिप्पणी कर दी, ये तो ऐसा होने वाला है, कहानी वहाँ अटक जाती है आगे। मुझे ये बताइए रिजू कि जब भी मैं आज भी कभी क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरता हूँ या जब डायस पर एंकरिंग के लिए आता हूँ, और ख़ासतौर से लाइव एंकरिंग के लिए जब सामने लाइव ऑडियंस होती है, तो अभी भी दिल धड़कता है, उछलता है, चुनौती आती है। आप लोगों के मन में भी बेहिचक वो चुनौती तो आई होगी। हम कई बार अपनी नर्वसनेस पर काबू नहीं पा पाते हैं, ख़ासतौर से तब जब इंटरव्यू बोर्ड जैसा एक बोर्ड हमारे सामने होता है, वो भी अखिल भारतीय सेवा का। वो जगह जब हम अपनी नर्व पर होल्ड करके बैठे। रिजू, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, ये कैसे संभव किया जा सकता है, क्योंकि ये आप तीनों ही बता सकते हैं जिन्होंने इसको संभव किया है। जी रिजू। जी सर, इसके लिए एक तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे मैंने कि एक प्रैक्टिस हो जाए इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने की। और दूसरा, मैं पहली कैंडिडेट थी उस दिन की जिसका इंटरव्यू हुआ था, तो जाने से पहले मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा और फिर मैं इंटरव्यू देने गई थी उस विश्वास के साथ कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, जैसा भी होगा मुझे बस वो 5 लोग जो हैं वो बहुत ही लर्नेड लोग हैं, उनसे बातचीत करना है। तो बस उसी मोड के साथ में गई थी कि कुछ डरने की बात नहीं है, एक अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन करना है। और मैंने जितनी भी इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को देखा, उन्होंने जो साड़ी चुनी, वो साड़ियाँ उन्होंने बड़ी पारंपरिक साड़ी चुनी। आप भी साड़ी के चयन पर कोई परामर्श से आप वहाँ भी कोई कंसल्टेशन आपने किया, या अपनी मर्जी से आपने चुना कि मध्य प्रदेश के ही किसी पारंपरिक माहेश्वरी या सिल्क साड़ी या इस तरह से कुछ? इस पर कुछ रोशनी डालिए ज़रा, क्योंकि वस्त्र चयन भी इंटरव्यू की प्रक्रिया का एक बड़ा अहम कड़ी माना जाता है। जी रिजू जी। जी सर, बिल्कुल सर, वस्त्र चयन बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें मेरी मदर ने मेरा पूरा साथ दिया। तो मेरी मदर ने ही मेरी साड़ी सिलेक्ट करी थी और मम्मी पापा ही साड़ी लेके आए थे। तो और सिल्क की साड़ी थी सर, तो मदर ने मुझे बताया कि ये साड़ी अच्छी लगेगी, तो ये वाला क्रेडिट तो पूरा मेरी मम्मी को जाता है। बहुत बहुत उनको प्रणाम कर रहा हूँ मैं। और रिजू की मदर जो हैं उनको बहुत ही सोबर, और उसमें रिजू बिल्कुल अलग दिख रही हैं। यहाँ जो रिजू दिख रही हैं उनके बारे में अगर मैं कह दूं कि इन्होंने 12th में टॉप किया है तो आप यकीनी तौर पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन जो साड़ी में संघ लोक सेवा आयोग नाम की गौरवमयी संस्था के समक्ष खड़ी हुई जो रिजू हैं, वो प्रतीत हो रही है एक गौरवशाली अधिकारी की तरफ। और मुझे ये बताइए श्रद्धा, आपने भी साड़ी चुनने में माताजी की काफ़ी मदद ली, और किस तरह की कौन सी साड़ी आपने चुनी? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी, अगर मैं वस्त्र डिज़ाइनिंग की बात करूं, तो एक बहुत ही गौरवशाली और बड़ा ही सक्षम कॉम्पिटेंट स्टेट है। जी श्रद्धा। जी जी, मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि वस्त्र चयन हमेशा ही एक ऐसा सवाल है जो हर कैंडिडेट के मन में ज़रूर आता है, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। कहा जाता है कि फीके रंग की साड़ी या हल्का रंग पहनिए, जिससे आप बिल्कुल भी हाईलाइट ना हो ज़्यादा। पिछले इंटरव्यू में मैंने भी बहुत हल्के सोबर रंग की साड़ी पहनी थी, पर इस इंटरव्यू में मैंने चटक रंग का कोसा पहना था जिसमें गोदना प्रिंट था, गोदना बॉर्डर था। तो इस बार मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, छत्तीसगढ़ी कोसा और गोदना प्रिंट, गोदना बॉर्डर के साथ मैं वो पहन के गई थी। क्या किसी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने आप लोगों से पूछा कि ये जो साड़ी है ये क्या आपके अपने राज्य से है, या सिल्क पसंद है आपको, या ये जो है ये छत्तीसगढ़ी सिल्क है? ऐसा भी कोई प्रश्न आया कि, या किसी ने अप्रिशिएट किया हो? जी श्रद्धा। जी सर, मैं चाहती थी कि पूछा जाए पर पूछा नहीं गया। बस ये ज़रूर था कि नज़र 2-3 सेकंड के लिए इंटरव्यू बोर्ड की मेरे ऊपर थी, क्योंकि रंग ऐसा था मेरी साड़ी का जो बिल्कुल अचानक से नज़र में आता है, ऐसा रंग था मेरा। तो 2-3 सेकंड के लिए इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे ध्यान से देखा ज़रूर था, लेकिन सवाल इस पे नहीं पूछा था। बिल्कुल, लेकिन बड़ा ही आपने जो रंग पहना था वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, इसमें कोई शक नहीं। आयुष, पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प वस्त्र विन्यास के लिए खुलते नहीं है। धोती कुर्ता पहन नहीं सकते, कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता कैजुअल या
कल्ट बेस्ड हो जाएगा। आपके पास विकल्प होता है, या तो सोबर सी कोई शर्ट चुनिए या टाई के साथ जाइए, चूँकि गर्मी का समय रहता है, या आपके इंटरव्यू पहले हुए होंगे, उस समय हो सकता है सर्दियां रही हो। आप वस्त्र चयन को लेकर दुविधा में थे कि ऑल क्लियर था कि कंटेंट इज किंग, कपड़े में क्या रखा है? जी जी जी, जैसा कि आपने कहा कि मैन के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तो उनको तो कोट पैंट ही प्रेफर करना चाहिए। पर कलर को लेके मेरे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे कि ब्लैक कलर का पहनूं, नेवी ब्लू कलर का पहनूं। पर फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कस किया और फिर मैंने नेवी ब्लू कलर को प्रेफरेंस दी। नेवी ब्लू कलर और स्ट्रिप्ड टाई फिर मैं पहन के गया था। तो मैन कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी सूट पहने हैं उसमें वो कंफर्टेबल हो, उनके शूज़ बिल्कुल पॉलिश करे हुए हो और हेयर कट एकदम क्लीन हो। तो मतलब इन चीज़ों का ध्यान रख के जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी से एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है और इसका भी वेटेज होता है पर्सनालिटी टेस्ट में, और मार्क्स को ये अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप सब कुछ, आपका जो व्यक्तित्व का बाह्य स्वरूप है वो सब कुछ व्यवस्थित हो, सब कुछ बहुत बैलेंस तरीके से हो। कंक्लूड करते हुए मैं जल्दी 20-20 सेकंड में आप तीनों से सवाल का जवाब चाहूँगा। सबसे पहले रिजू आपसे, मैंने कई अफसरनामा में जिन अधिकारियों से बात की उनमें से कई अपने अपने, कुछ मध्य प्रदेश से कई लोग हैं और कुछ बाहर से भी जो रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में समाज के वंचित और कमज़ोर वर्ग के एस्पिरेंट्स के लिए एक मार्गदर्शन की भी शुरुआत की है। ये बहुत अच्छा होगा कि चाहे समाज का कमज़ोर वर्ग हो या सबल वर्ग हो, अगर आप अपनी व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा समय निकाल कर अपने ही राज्य में अगर मार्गदर्शन की किसी चेन को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रिजू, क्या आपके मन में ये विचार आता है कि जो सफलता आपको मिली है इसका मंत्र आपने जितना समझा है वो अपने राज्य के युवाओं तक पहुंचाएं? रिजू जी। यस सर, बिल्कुल मेरे मन में ये भाव है और इसी भाव के साथ हम इस सेवा मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। मेरे दादाजी भी प्रतिभा विकास संस्थान के संस्थापक रहे हैं विदिशा में, तो ये तो शुरू से ही मन में था कि जो भी कमज़ोर वर्ग है उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना ही है, और महिला हुई या स्पेशली एबल्ड लोग हुए तो ये दो वर्गों के लिए तो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा ही सर, और पूरे समाज को एक साथ लेके चलना है, सबका विकास साथ में हो। बिल्कुल, और आपके दादाजी को भी मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतनी पवित्र भावना रखी, और वो मैं आपके चेहरे पर देखता हूं रिजू कि एक बहुत साफ ट्रांसपेरेंट फेस जिसमें आध्यात्मिक संस्कार भी हैं, क्योंकि आपने गायत्री मंत्र की बात की। इसका मतलब है कि आपका परिवार गायत्री परिवार से भी जुड़ा है, और यही वजह है कि वो एक आत्मिक शक्ति, हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सनातन परंपरा से हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, इस्लाम से हैं, या फिर सिख धर्म से हैं, या जैन बौद्ध किसी धर्म से हैं, एक हमारी अंदर की फीलिंग होनी चाहिए। इसमें आयुष, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? क्या आपका भी मन है कि ग्वालियर चंबल रीजन से कुछ ऐसे युवा भी निकलें जो कहें कि आयुष भैया का मार्गदर्शन हमारे लिए अमृत संजीवनी बन गया? जी आयुष जी। जी, मेरी भी इच्छा है कि गांव से भी जो युवा, गांव में जो युवा रहते हैं वो भी आगे बढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी को भी अपने आप को छोटा नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है तो इस एग्ज़ाम को वह ज़रूर क्रैक कर सकता है। और जैसा कि आपने मार्गदर्शन की बात की, तो मैं भी चाहता हूँ कि भविष्य में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं भी युवाओं से जुड़ूँ, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको उस माध्यम से क्लियर करूं, अपने जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं तैयारी के दौरान उनको शेयर करूं। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि फ्यूचर में मैं भी जो युवा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी जिस भी प्रकार से मदद हो सकती है उसे मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है। श्रद्धा, छत्तीसगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, अद्भुत राज्य है। हमर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत विनम्र सद्भावी जनसंख्या, लोगों का अप्रोच। अपने छत्तीसगढ़ के लिए, हमर छत्तीसगढ़ के लिए श्रद्धा के मन में क्या है, किस तरह सोचती हैं श्रद्धा? जी बताइए श्रद्धा। जी।
जी सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, रायपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, तो ज़रूर मैं भी एक ऑफिसर के रूप में अगर मुझे मेरा होम स्टेट मिलता है या अगर नहीं भी मिलता है तो जिस भी प्रकार से मैं यहाँ सेवा कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगी। और छत्तीसगढ़ को और रायपुर को स्पेशली एक एजुकेशनल हब फ्यूचर में बनाने के डायरेक्शन में मैं जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। और आप तीनों को लेकर मेरी भी एक विश है जिसको ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो पूरी हो। जब आपको आपके रिस्पेक्टिव स्टेट कैडर अलॉट हो जाएंगे तो मेरी ज़रूर इच्छा होगी कि आप अपने ही राज्य में आएँ, तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। और नहीं भी आते हैं तो कभी हम आप तक पहुँचेंगे। और जिस दिन मैं ये कहूँगा कि नमस्कार, अफसरनामा में आज हमारे साथ हैं श्रद्धा शुक्ला। बहुत स्वागत है श्रद्धा जी, किस तरह से आप देखती हैं? बहुत स्वागत करता हूं अफसरनामा में आज है हमारे साथ रिजू श्रीवास्तव, और आज अफसरनामा में हमारे साथ हैं ग्वालियर के आयुष भदौरिया। उस दिन बड़ा आनंद आएगा मुझे, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप तीनों को, आपके पेरेंट्स को, आपके मार्गदर्शक मंडल को, आपके मित्रों को, जिन्होंने आपकी इस उन्नति में, आपके इस आगे बढ़ने में अपना विनम्र कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।